बगला पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से कुल्लू का सफर रह जाता है 73 किलोमीटर। 73 किलोमीटर का। अब जो जंक्शन है यहाँ से लेफ्ट साइड में मंडी वाला पुराना रोड है जो कि गुटकर होते हुए जाता है, और ये मंडी बाईपास है जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। 4 लेन जिस 4 लेन को हम फॉलो कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य। कोई ऐप करिए डाउनलोड, ऐप पर थ्रू करिए। बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा। और मौसम की बात करें, मौसम भी इतना सुहावना, मन को मोह लेने वाला, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। और हाँ, हिमाचल में बात करें तो आजकल सुबह शाम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। बीते कुछ दिनों में बारिश का कहर हिमाचल पर पड़ा था बना, जिसके चलते सुबह शाम ठंड का अनुभव किया जा सकता है। ध्यान किधर है, दुकान इधर है। अगर हम इस रोड की बात करें तो ये सीधा कुल्लू मनाली, सिसु, केलोंग, दारचा, सूरजताल होते हुए लेह के लिए चला जाता है। वेदर कंडीशंस की आज बात की जाए तो बहुत ही मनमोहक वातावरण आज का हुआ है। बहुत खिली खिली धूप है। 3-4 दिन तो ऐसा लग रहा था मानो कि बाकी इन रोड्स में चलते हुए आप कभी बोर फील नहीं कर सकते। ये शिव धाम बन रहा है हमारा सामने, अगर हम बात करें, जिसका काम काफ़ी लंबे अरसे से रुका हुआ है। अब तो शायद शुरू भी होने वाला था, हो गया है नहीं हुआ है, अब इस बारे में तो मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। ये हम पहुंच चुके हैं मंडी बाईपास में। ये लेफ़्ट साइड में जो है हमारा मंडी सिटी के लिए रोड चला जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं कितनी सुंदर टनल जो है हमारी इस हाईवे में बनी हुई है। अगर इसमें टनल नंबर 6 है ये, अगर हम इसमें बात करें तो ये जैसे हम कीरतपुर से हिमाचल में एंटर करते हैं मंडी कुल्लू के लिए, तो उस साइड से ये 6 नंबर टनल है टुवर्ड्स कुल्लू। मंडी से कुल्लू की ओर जो भी टनल्स बनी हुई है वो जिसको बोलते हैं एक वेल फर्निश्ड और एक काफ़ी ज़्यादा जिसको बोलते हैं मनमोहक सी टनल्स बनी हुई हैं। बाकी अगर जैसे हम कीरतपुर से सुंदरनगर तक के बीच में बात करें तो वो टनल जो है वो इतनी ज़्यादा सुंदर और मनमोहक नहीं है।
जैसे हम देख सकते हैं ये मंडी सिटी के बीच का एरिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे व्यू है, कितना प्यारा दृश्य है। हाँ आप चलिए। ये हमारी टनल नंबर 7। इंटरनल्स की बात करें तो लाइटनिंग प्रॉपर की गई है इंटरनल्स में। उभरा गया। अभी हम आपको पठानकोट मंडी 4 लेन का जंक्शन पॉइंट भी बताने वाले हैं। ये अभी हम सोलीखट से आगे बिंद्रावनी में पहुंचे हैं। जैसे आपको दिखाया जा रहा है ये सामने पठानकोट मंडी 4 लेन का काम चला हुआ है। यहाँ सामने से जो है हमारा पुल बन रहा है ब्यास नदी के ऊपर से, जो कि हमारा यहाँ बिंद्रावनी में निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा जंक्शन बनने वाला है पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के साथ। इस रोड की बात करें, इस रोड का काम वैसे काफ़ी जोरों शोरों में चला हुआ है। इस बार बरसात ज़्यादा लंबी रही, अदरवाइज़ ये काम जो है ऑलमोस्ट फिनिशिंग की ओर होता। जैसे कि अभी भैया ने बात की, इन सड़कों पर आपको बोरियत का एहसास नहीं हो सकता है। तो मैं इस तथ्य से बिल्कुल ही सहमत हूँ, क्योंकि जब आपके पास इतने सुंदर दृश्य होंगे तो आप भी हमें बताइए कि बोरियत का एहसास आपको कैसे हो पाएगा। साथ में व्यास जी चलते हुए, अभी व्यास जी का दीदार हम आपको आगे करवाएंगे। बस तो ये कुल्लू मनाली तक साथ साथ ही रहेगा। ब्यास नदी का वैसे पौराणिक नाम जो है वो बिपाशा है। ये जो ब्यास नदी है हमारी, ये रोहतांग के नीचे ब्यास कुंड से शुरू होती है। महर्षि व्यास जी के नाम से इसका नाम जो है ब्यास पड़ा। काफी समय के बाद वास्तव में हमारा कुल्लू की तरफ जाना हुआ है, तो काफी शानदार, लगभग 3 महीने बाद। जी। वैसे आप देख सकते हैं रोड में किस तरीके से खड़े पहाड़ों को ही काट दिया हुआ है। मेरा प्रश्न है ऋषि भैया आपसे कि क्या हिमाचल के लिए 4 लेन की आवश्यकता थी? देखिए, वर्तमान की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 4 लेन की आवश्यकता तो थी, पर अगर हम बात करें जो हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं जी, उनको मद्देनजर रखते हुए 4 लेन्स को बनाने का एक पूरा प्रॉपर पैटर्न फॉलो होना चाहिए था, जिसमें हिमाचल के जो भी कंपनीज काम कर रही हैं हिमाचल में वो ऑलमोस्ट बाहर की कंपनीज हैं। तो उनको अगर हम बात करें, जियोग्राफिकल कोई आइडिया नहीं होता है पहाड़ों के बारे में, ना उन्होंने स्टडी किया हुआ है, ना उनको इतना ज़्यादा पता है। स्टडी उन्होंने किया होगा बट वो इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते। मैं सहमत हूँ आपसे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हम लोग बचपन से यहीं पे इन्हीं पहाड़ों में रहे,
हमें यहाँ का पता है कि ये पहाड़ कैसे समझते हैं। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बाहर का कोई बंदा आता है प्लेन एरिया का, तो वो हिमाचल में डर जाता है हिमाचल के पहाड़ों को देख के, ऊंचाई को देख के। और हम अगर बात करें, हम पहाड़ों के किसी भी कोने में चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम फेमिलियर है नेचर के साथ, इन पहाड़ों के साथ। तो यहाँ के इंजीनियर्स अगर होते जिन्होंने जियोलॉजिकली इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है, और वही लोग जो है, जैसे जो डीपीआरस बनती हैं और जो वर्क एग्जीक्यूशन जिन कंपनीज के पास रहती है, जिन्होंने इस काम को, कंस्ट्रक्शन वर्क को फॉलो में लेना होता है, तो वो अगर यहाँ के स्पेशलाइज्ड इंजीनियर होंगे और टेक्निक्स को ऐसी यूज़ करें जो इन पहाड़ों के साथ खिलवाड़ ना करें। अब आप देख सकते हैं कि जैसे इन पहाड़ों में वर्टिकल कटिंग की गई है, तो मेरा मानना ये है कि कटिंग करना सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास ऑप्शन थी, आप जितना पैसा लगा रहे हैं, फंड थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करके आप एलिवेटेड रोड्स बना सकते थे, जहाँ पे आपको, अब एलिवेटेड रोड्स का क्या था, 1-on-1, एक रोड के ऊपर दूसरा रोड, या एक स्टेप के ऊपर, जैसे ये हमारा रोड अभी एक जगह पे चला हुआ है और इससे थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर जो है दूसरा रोड रहता, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल था हिमाचल के लिए। क्योंकि उसमें जो है, अगर हम बात करें, लैंडस्लाइड होना जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट लिया गया है। अब इन पहाड़ों को हम लोग क्या सोचते हैं कि हम रिटेन कर देंगे, रिटेन वॉल दे के, डंगा दे के, ये क्या इतना सस्टेन कर लेंगे? क्योंकि इस पहाड़ का जो सरचार्ज लोड है, अब पानी, जैसे बरसात की बात करें तो बरसात में पानी एक्सेस, इस बार तो बरसात भी ज़्यादा हुई है, बट यूजुअली क्या है कि पहाड़ों में मिट्टी में नमी आ जाती है, पानी आ जाता है, बट उसको निकलने के लिए तो कोई सोर्स चाहिए ना। अब पहाड़ों में क्या है, पानी स्टोर हो रहा है। अब आप कटिंग कर रहे हैं, अब आपने रिटेन भी कर लिया, अब उस पानी को निकलने के लिए एक प्रॉपर जगह नहीं बची, तो जिसकी वजह से क्या है, वो पानी अंदर ही अंदर भर जा रहा है, फिल हो जा रहा है। अब उसको निकलने के लिए वो क्या करेगा? जब वो एक्सेस पानी भर जाएगा तो फिर क्या होगा? ब्लास्ट ही होगा। ब्लास्ट मतलब वो उन पहाड़ों को साथ ही लेके चला जाएगा। मैं आपके साथ, तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि हिमाचल को 4 लेन की जरूरत तो है, हम भी मानते हैं, ठीक है, वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, सेना के लिहाज से। पर मेरा मानना ये है कि इतनी ज़्यादा खड़ी कटिंग करने से अच्छा था, क्यों ना हम एलिवेटेड रोड्स की ओर जाते, क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, हाँ टनल्स भी हम बनाते, बट इको फ्रेंडली मोड के साथ हम बनाते। अब वो देखो, इस बारे में ज़्यादा जानकारी मैं साझा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए हमारे सरकार जो है, सरकारें बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो इस चीज़ में ज़्यादा टिप्पणी नहीं मैं कर सकता। बट मेरा मानना यही है कि जो ये हमारे पहाड़ हैं, हमारे दिल की तरह ये है। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों से मुझे याद आया, वास्तव में हिमाचल प्रदेश देवभूमि का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आदिकाल में जब, देखिए, माँ पार्वती जी का जन्म स्थान और हमारे देवादी महादेव जी यहाँ के जमाई माने जाते हैं। भरतराज हिमालय जी वास्तव में ये हैं, और मैनाक जो उनकी धर्मपत्नी थी। तो उस माध्यम से, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन पर्वतों के साथ वास्तव में मैं तो ये कहूँगा कि अजीबोगरीब कृत्य किया गया है वास्तव में। तो अब धार्मिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो देखिए, मेरा मानना ये भी है कि जिस तरीके से समय परिवर्तित हो रहा है, एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट्स हो रही है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उसके आधार के ऊपर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट भी ज़रूरी है। हम इसको भी नहीं नकार सकते कि एडवांसमेंट ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमें नहीं, ये अगर एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर कोई जो है उन रूल्स को फॉलो करेगा। अगर मैं कोई रूल बना देता हूँ और कोई फॉलो करेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और गवर्नमेंट को रूल फॉर्म्स करने चाहिए। हाँ, अब पूरा भारतवर्ष एक है। अब हम यहाँ के हैं, तो हम अगर महाराष्ट्र चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो हमारा भारत है, हम कहीं भी जा सकते हैं। वो लोग भी, वहाँ के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतवर्ष के निवासी हैं, वो आए, हम भी जा रहे हैं। बट हाँ, हमें थोड़ा सा यहाँ की जो भी हिस्ट्री, बायोग्राफी, उस चीज़ को स्टडी करते हुए और थोड़ा सा एक अपना घर समझ के जो है, हमें हर एक जगह को ट्रीट करना चाहिए, हर एक एरिया को ट्रीट करना चाहिए, जिससे वहाँ की गरिमा भी बनी रहे। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो पहाड़ हैं, अब जैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान भोलेनाथ जी की, अब शंकर भगवान की बात करें तो उनका तो मेन वास्ता ही